हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें आपके सिविक्स से भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी से भी है, सभी से क्वेश्चन जो है और पॉलिटी से भी क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन ये आपका टोटल का टोटल जितना भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसलिए आपका इसमें जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन जो है वो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी को पता है कि वो आपका कैबुल लामजाओ है। कैबुल लामजाओ एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं ना, तो ये आपका मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील पर स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है, जो कि तैरता हुआ झील है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे आपके एम.ए. अय्यर। एम.ए. अय्यर जो थे ना, वो आपके लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए एक व्यक्ति थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु फाउंडेड द मुमलुक डायनेस्टी, यानी मुमलुक वंश की स्थापना किसने की थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग मुमलुक वंश की बात करते हैं तो मुमलुक वंश को बेसिकली स्लेब डायनेस्टी के नाम से और आपका दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, यानी पृथ्वी का अनुमानित व्यास कितना है। तो जी हाँ, पृथ्वी का अनुमानित व्यास जो है ना वो आपका 12,800 किलोमीटर है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ड्यूरिंग हुज रिजाइन डिड द मोरक्को ट्रैवलर IBN बतूता विजिट इंडिया इन द 14th सेंचुरी, यानी मोरक्को का यात्री IBN बतूता 14वीं सदी में किसके शासक काल में भारत आया था। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते थे, इसमें आप याद रखिएगा कि वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है वो आपका वापस आया था, याद रखिएगा। चलिए अगर इनके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना वो आपके गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है वो तुगलक वंश की स्थापना जो है वो करी थी। किसके विजय होने के बाद, तो दिल्ली सल्तनत पर विजय होने के बाद ना। वहीं तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने का आदेश जो है वो दिया, जिससे भारत के दक्कन क्षेत्र में देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के दक्कन क्षेत्र में देवगिरी के नाम से जाना जाता है, जो अब जो है महाराष्ट्र में परिवर्तन हो गया है। वहीं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ लोगों ने पागल राजा के रूप में भी वर्णित किया। याद रखिए किसे पागल राजा के रूप में वर्णित किया, तो वह आपका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान जो है वो आपका एक मोरक्को यात्री जिसका नाम IBN बतूता ने भारत का दौर जो है वो किया था, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, यानी निम्न में से कौन सी नदी जो है आपका मध्य प्रदेश, यानी निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है। तो जी हाँ, अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदी जो है वो आपकी नर्मदा नदी है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड ढोला सादिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड, यानी भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, जो असम और डैश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो जी हाँ, ये आपका असम के साथ साथ जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ता है, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन द रिजाइन ऑफ इल्तुतमिश द स्पेसिफिक स्लेब्स वर वाउड फॉर मिलिट्री सर्विसेज हु वर कॉल्ड एज, यानी इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। बताइए किस नाम से जाना जाता था, तो जी हाँ, इसे बेसिकली बंदरगाह के नाम से जो है वो जाना जाता था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, यानी पृथ्वी अपनी ध्रुव के चारों ओर डैश में घूमती है। बताइए किस दिशा में घूमती है, तो जी हाँ, पृथ्वी अपनी ध्रुव से चारों ओर जो है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम में घूमती है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन एक्टिविटी एसोसिएट विद द फोर्ड माउंटेन्स इन, यानी फोर्ड पहाड़ों से जुड़ी मुख्य गतिविधियां हैं। बताइए कौन सी मुख्य गतिविधि है? तो जी हाँ, फोर्ड पहाड़ी से जुड़ी मुख्य गतिविधि आपका है अर्थक्वेक्स यानी भूकंप है, याद रखिएगा ना। वही आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन, यानी भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित है। बताइए क्या सम्मिलित है? तो जी हाँ, इसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपका सम्मिलित है, यानी DPSP जो है वो आपका सम्मिलित है। इसके बारे में हम लोग पहले बहुत अच्छे से जो है वो पढ़े हुए हैं पॉलिटी के क्लास में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो जी हाँ, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स वाला क्षेत्र जो है वो आपका वेस्टर्न घाट्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और आपका सुंदरलैंड है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि तीनों के तीनों जो है वो आपके इस क्षेत्र में आते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच मारियाना इज लोकेटेड इन, यानी सबसे गहरी महासागरीय खाई मरियाना डैश में स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, ये आपका जो है ना पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर में जो है वो आपका स्थित है। ये आपका सबसे बड़ा महासागर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत के पहले मुख्य निर्वाचित आयोग की बात करते हैं तो वो आपके सुकुमार सेन थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं ना तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश में जो है वो की जाएगी, यानी की जाती है ना बेसिकली। देखिए चयन समिति में कौन कौन आता है? वो आपके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक केंद्रीय कैबिनेट हो सकता है या फिर विपक्ष के नेता हो सकते हैं ना। तो ये आप टॉपिक याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड, यानी कर्नाटक का डैश बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। बताइए कौन सा है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा नगरहोल टाइगर रिजर्व। कर्नाटक का नगरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो आपका सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। वहीं आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, यानी पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जी हाँ, अगर हम लोग पाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो पाल वंश के संस्थापक जो थे ना वो आपके गोपाल थे, याद रखिएगा ना। अगर हम लोग बात करते हैं गोपाल की तो गोपाल को पाल वंश का संस्थापक जो है वो माना जाता है, जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में बंगाल और बिहार पर शासन किया था। कब से? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं जो है आपका कि हाउ मेनी सेंसस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर, एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र जो है वो आपके आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं ना लोकसभा के सेंसस की तो एक साल में जो है ना वो आपका लोकसभा के 3 सत्र को जो है वो आपका आयोजित किया जाता है। इसमें पहला आपका होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन और तीसरा होता है आपका विंटर सेशन। ये आपके 3 सेशन है जो आपके लोकसभा में हमेशा एक साल में जो है वो आपके आयोजित किए जाते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो है वो आपका किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जा सकता है, यानी आपका 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वेट्स आर ग्रासलैंड ऑफ, यानी वेट्स जो है वो ग्रासलैंड का मैदान किससे संबंधित है? तो जी हाँ, ये आपका जिससे संबंधित है ना वह है आपका साउथ अफ्रीका। ये आपका साउथ अफ्रीका से जो है वो आपका संबंधित है। वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो थे वो आपके थे इस्कंदर मिर्जा। चलिए अगर इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ना पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर की, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है ना वो आपके इस्कंदर अली मिर्जा है, जो आपके ऑफिस ज्वाइन करने वाले 13 मार्च 1956 में जो है इन्होंने पहली बार ऑफिस को ज्वाइन किया था ना, याद रखिएगा। कौन थे? आपके प्रेसिडेंट थे। कौन थे? आपके इस्कंदर अली मिर्जा थे जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के
इसके बाद, तो वह है आपके लौकत अली खान। लौकत अली खान जो है वो आपके इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं तो ये आपके पाकिस्तान के बैरिस्टर बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे। तीनों टॉपिक को आप इसमें याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बार एग्जाम में पूछा जा सकता है 100% ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन द मौर्य एम्पायर वाज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द माइंस, यानी मौर्य साम्राज्य में खान प्रमुख के विभाग का क्या नाम है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका नाम जो है वो आपका कर्मांतिका है। याद रखिएगा क्या है आपका, इसके प्रमुख भाग का नाम जो है आपका कर्मांतिका है ना। वहीं अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना तो किस चीज़ों को क्या क्या नाम दिया जाता है इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। वही मिनिस्टर को मंत्री के नाम से, प्राइम मिनिस्टर को अध्यक्ष के नाम से, और हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को जो है वो आपका तीर्थास के नाम से आया था, जिसमें टोटल 18 तीर्थास जो है वो होते हैं। वहीं सिविल सर्वेंट को आपका अमात्य के नाम से, और आपका ऑफिसर इन चेंज ऑफ लैंड मेजरमेंट को जो है वो आपका रज्जुकस के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ आपके एक्सटर्नल या बोल सकते हैं एक्सेप्शनल वर्ड है जिसे जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका एक होता है समस्त्य अध्यक्ष। समस्त्य अध्यक्ष को बेसिकली बाजार अधीक्षक के रूप में जाना जाता है। आपका शुल्का अध्यक्ष को जो है आपका टोल अधीक्षक के रूप में जाना जाता है, और आपका सीता अध्यक्ष को जो है वो आपका कृषि अधीक्षक के रूप में जाना जाता है, या फिर बोल सकते हो कि इस नाम से इन्हें जाना जाता है। ये सारा टॉपिक आप इसमें याद रखिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके मैक्सिमम टाइम्स जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द प्रिंसिपल कैरियर क्रॉप ऑफ इंडिया इज, यानी भारत की प्रमुख अनाज की फसल है। बताइए भारत जो है वो आपका सबसे ज़्यादा क्या उत्पाद करता है। तो जी हाँ, याद रखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपका राइस यानी चावल का उत्पादन जो है वो होता है। इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है तो वह है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की उपज जो है वो करी जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग नमक उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें क्या है ना, लगभग आपका 160 लाख टन के साथ जो है वो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। याद रखिएगा दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा उत्पादक देश कौन सा है नमक के मामले में, तो वह है हमारा भारत, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे तमिलनाडु, यानी भारत के 4 सबसे बड़े नमक के उत्पादक राज्य। अगर भारत के उत्पादक राज्य की बात करी जाए तो वो आपका गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक होगा, और आपका दुनिया में बात करी जाए तो ये आपका भारत जो है वो तीसरा नंबर पे आता है नमक उत्पादक के मामले में ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द महालनोबिस प्लांट ऑफ डेवलपमेंट वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर्स प्लांट, यानी विकास की महालनोबिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो स्वीकार किया गया था। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि आपका सेकंड यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इसे स्वीकार किया गया था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य बनाने की अनुमति जो है वो देता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो आपका आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में जो है वो आपका नए राज्य बनाने की अनुमति जो है वो दे, यानी नए राज्य बनाने की बात जो है वो करी गई है आर्टिकल 3 में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज गिवन, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच जो है वो विधायी संबंध दिया गया है। तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि वो है आपका आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में जो है वो आपका केंद्र और राज्य के बीच जो है वो विधायी संबंध के बारे में बात जो है वो करी गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नेशनल आईपीआर पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्टर। आईपीआर की बात करते हैं तो आईपीआर का फुल फॉर्म जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना। तो यानी राष्ट्रीय आईपीआर नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो जी हाँ, ये आपका जिस मंत्रालय से संबंधित है ना वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जो है आपका केंद्रीय मंत्रालय जो है वो संबंधित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड, यानी विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है वो आपका गुजरात में स्थित है ना।
वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ज्ञानवापी मस्जिद विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी ज्ञानवापी मस्जिद जो है जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ, आपका ये जिस राज्य में स्थित है ना वो राज्य आपका है उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका ये स्थित है। चलिए अगर इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है ना वो आपका वाराणसी में औरंगजेब के द्वारा 1669 में जो है वो बनाया गया था। हाल ही में क्या हुआ है ना कि वाराणसी की एक अदालत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद मैदान को वैज्ञानिक जांच बोल सकते हैं, सर्वेक्षण या फिर बोल सकते हैं खुदाई के निर्देश जो है वो जारी किए हैं। इसमें क्या है आपका कि अदालत में उन्हें एक निर्धारित करने का काम जो है सौंपा है कि क्या वर्तमान संरचना पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के शीर्ष पर बनाई गई थी। यानी इसमें कहा जा रहा है कि ये मस्जिद जो है ना ये पहले मंदिर हुआ करता था, तो इसकी जांच के लिए जो है वो आपका गठन किया गया है, कोर्ट में इसके लिए आवेदन किया गया है। इसकी जांच भी हो रही है कि क्या वाकई ही पहले से ये मस्जिद नहीं मंदिर था, तो इसके बारे में जांच जो है वो हो रही है। तो इसमें जितने भी आपके ये ईयर्स वगैरह दिए हुए हैं ये सारा आप याद रखिए कि कहाँ पे ये आपका स्थापित है, किसने स्थापित कराया था और अभी इसमें क्या कार्य जो है वो आपके चल रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट, यानी सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जो है वो आपका जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो जी हाँ, वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो आपका एक ऐसा शहर है जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन में टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। आरआरबी का जितना भी एग्ज़ाम होता है अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए पिछले 4 से 5 सालों में उन सारे ईयर्स में जो है ये आपके लगातार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन से जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको क्लियर करने का कोशिश की हूँ। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के साथ जरूर स्टडी कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे का PDF जो है वो आसानी से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।